दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम राष्ट्रपति की एक ऐसी महत्वपूर्ण पावर को समझेंगे, शक्ति को समझेंगे, जिस शक्ति से हमारी संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका का निर्माण होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती है, कैग की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और इसमें से कुछ ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्लेजर तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वह अपने पद पर रह सकते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे उनको हटा देंगे उस पद से। तो ऐसी महत्वपूर्ण और भी बातें हैं इस पावर में। और इस जिस पावर की बात हम कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब की, वो है एग्जीक्यूटिव पावर, मींस कार्यकारी शक्ति। आज हम कवर करेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति को। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और ये जो प्रावधान है या ये जो शक्ति है राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्तियों को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर। हम अनुच्छेद 53 को समझेंगे कि संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसको भी समझेंगे। और अनुच्छेद 74 को भी समझेंगे, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन उस मंत्रिपरिषद को पहले उसकी नियुक्ति तो कर लें, मंत्री तो बना लें, प्रधानमंत्री तो बना लें, तभी ना कार्य होगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है राष्ट्रपति का नियुक्तियों को लेकर, नियुक्तियों से संबंधित। और सबसे बड़ी जो नियुक्ति है वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब की। किसकी? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की से संबंधित अनुच्छेद 75(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, इतना प्रोविजन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और किस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है और संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो जहां संविधान में कुछ बातें ना लिखी हो, जहां पर संसदीय अधिनियम मौन हो, वहां पर फिर प्रैक्टिस से काम होता है, प्रथाओं से काम होता है। और प्रथा यही है कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जिसे लोकसभा का विश्वास मत हासिल हो या विश्वास हासिल हो कि लोकसभा हमारे प्रति, मीन्स जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है उस व्यक्ति के प्रति लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाएगी, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ये एक परंपरा है। दूसरी परंपरा है कि लोकसभा के चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी का दल का नेता हो, मान लीजिए एक्स पार्टी है और वाई पार्टी है, टी पार्टी है, ये तीन ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो दोनों लोकसभा में पार्टिसिपेट किया। एक्स को मिले 250 सीटें और इसको वाई को मिली 100 सीटें और टी को मिली 60 सीटें और अदर्स को 6 सीटें मिली। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे? तो राष्ट्रपति के विवेक पर यही आएंगे कि इन्हें सबसे बड़ा बहुमत मिला है इस पार्टी को, और इस पार्टी का जो बहुमत दल का नेता हो उसे क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट साहब पीएम नियुक्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि एकदम से स्पष्ट बहुमत मिल जाए किसी पार्टी को, तब जब स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजोरिटी मिल जाए, और क्लियर मेजोरिटी का मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, अपॉन 2+1।
अगर स्पष्ट बहुमत है तब प्रधानमंत्री नियुक्त करने में प्रेसिडेंट साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो यहाँ पर विवेक काम करता है प्रेसिडेंट साहब का कि किस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। दो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। एक है पीएम बनाने की, जो पीएम जिन्हें बनाया गया वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, और ये घटना है 1996 की। इस समय क्या हुआ कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन बीजेपी के पास जो सीटें थी वो ज्यादा थी। तो उस समय के तत्कालीन जो पीएम थे श्री शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, मंत्रिमंडल का आप गठन करेंगे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम नियुक्त किया गया तो पीएम नियुक्त होने के बाद एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि उस दल के नेता को विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। और विश्वास मत हासिल करने का मतलब कि हमें लोकसभा अथराइज कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में। और विश्वास मत में क्या सूत्र है कि टोटल स्ट्रेंथ, कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब टोटल नंबर कितनी है, कितनी सीटें हैं, टोटल सीट अपॉन 2+1। अगर इतने लोग इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। जब लोकसभा का विश्वास मत हासिल करना हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए। और इंटरेस्टिंग बात है कि एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके पास हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। और भी एक इंटरेस्टिंग कहानी इन्हीं से है कि अगली बार जब पीएम बने तो वो 13 महीने के लिए बने, ये भी इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा राष्ट्रपति के विवेक का मुद्दा बना और इंटरेस्टिंग मुद्दा बना जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई जो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मोरारजी देसाई देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी थे, जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। इम्पोर्टेंट बात है। तो मोरारजी देसाई के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया और ये पीएम पद से हट गए। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, प्रेसिडेंट, पी का मतलब प्रेसिडेंट, नीलम संजीवा रेड्डी के पास पहुंचे चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह वही हैं जिनके बेटे जयंत सिंह है, जयंत चौधरी सिंह नहीं, जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी के पप्पा ही थे कौन, चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह को पीएम अपॉइंट कर दिया किसने, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी ने। जब नीलम संजीवा रेड्डी ने इनको पीएम अपॉइंट कर दिया तो नीलम संजीवा रेड्डी ने, जो उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा भाई साहब, चौधरी साहब, आप चौधरी तो बन गए, मीन्स पीएम तो बन गए, लेकिन आप अब विश्वास मत हासिल कीजिए लोकसभा का विश्वास हासिल करिए, लोग विश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। तो चौधरी चरण सिंह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि रेड्डी साहब विश्वास हो तब न लाएं। तो एक रिकॉर्ड और चौधरी चरण सिंह के नाम हुआ कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किए, सदन में गए ही नहीं, लोकसभा का सामना नहीं किए और विश्वास मत भी नहीं हासिल कर पाए, लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि इनको रिप्लेस नहीं किया जा सका। लेकिन ये बात जैसे ही जगजीवन राम साहब को पहुंची, वो भी सांसद थे, तो जगजीवन राम साहब पहुंच गए नीलम संजीवा रेड्डी साहब के पास, जो उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंट थे।
और इन्होंने कहा, किसने कहा? जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने कहा, भाई साहब, रेड्डी साहब, एक मौका तो बनता है और आप मौका दीजिए, मैं प्रूफ करूंगा। और प्रूफ करने का मतलब कि मैं लोकसभा का विश्वास मत हासिल कर लूंगा। नीलम संजीवा रेड्डी ने कहा, ना भाई, तुझसे ना हो पाएगा। और पूर्णतः अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नीलम संजीवा रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाए रखा और जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया। तो क्या दिखा रहा है? राष्ट्रपति के विवेक की बात की स्पष्ट मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता को अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं वो किसी सदन के सदस्य जरूर होंगे। ये नहीं कि आम आदमी कोई गया, भाई साहब 25 साल तो हमारी उम्र हो गई है, राष्ट्रपति साहब हमें ही क्यों नहीं पीएम बना देते, देखिए हम भी विश्वास मत हासिल कर लेंगे, अरे 2 4 6 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक मतलब अथराइज व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पर फिर एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिना कोई संसद का सदस्य रहते हुए भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हो सकता है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के अंदर आपको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे आप एलएस के हो जाएं लोकसभा के और चाहे आरएस के हो जाएं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसे एग्जाम्पल भी अवेलेबल हैं। एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए नरसिम्हा राव साहब कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो किसी भी सदन के सदस्य ही नहीं थे। तो ये विवेक किसका काम किया? प्रेसिडेंट का विवेक काम किया। तो हमारे देश का पीएम लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है। और राज्यसभा से बनने वाले कई पीएम है, जैसे बड़ा चर्चित नाम इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा जी का, उससे भी चर्चित नाम मनमोहन सिंह जी का। तो ऐसे कई एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जो राज्यसभा से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए। अब ये मसला हो गया राष्ट्रपति साहब का। अब हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति की। किसकी? मंत्रियों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 75 में ही लेकिन बात बोली गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति मीन्स पी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मीन्स मंत्री कौन बनेगा ये किसके विवेक पर डिपेंड हुआ? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेंगे वो कैबिनेट मंत्री के रूप में बन सकता है, राज्य मंत्री बन सकता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या उप मंत्री बन सकता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति यद्यपि कर रहे हैं राष्ट्रपति, लेकिन मंत्री कौन बनेगा ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के विवेक पर या उनकी इच्छा पर। यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की जब इच्छा है, प्लेजर आनंद वाला नहीं, प्लेजर यहाँ पर इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ही वो व्यक्ति या संसद सदस्य मंत्री बन सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब है पीएम साहब की इच्छा का। पीएम साहब अगर कह दिए कि टी नाम का एक सदस्य जिसको हमने मंत्री बनाया है, आप इसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दीजिए, तो पी साहब क्या करेंगे? इसको मंत्री पद से बर्खास्त कर देंगे। लेकिन नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पीएम भी अपने पद पर रहते हैं? उत्तर है नो। क्योंकि प्रधानमंत्री को यदि हटाना है, उनकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, अलग का मसला है, चुनाव अवैध घोषित हो जाए वो अलग का मुद्दा है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की प्लेजर वहां नहीं अड़े हाथ आएगी, वहां आएगी लोकसभा। और लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना पड़ेगा।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराने के लिए आवश्यक शर्तें भी हैं कि 50 सदस्यों का अनुसमर्थन हो, उसके बाद सदन के बहुमत से पारित हो और वर्ष में केवल 2 ही बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, नहीं कि हर दिन हर सप्ताह नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में। ये हो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति और की नियुक्ति हो गई मंत्रियों की। अगली जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है वह है राज्यों के राज्यपालों को लेकर। राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है। दिल्ली के जो सीएम साहब हैं इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। दिल्ली के जो प्रशासक हैं उपराज्यपाल जो हैं इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। कुछ संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में, यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, इसका भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76। तो महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी कौन होता है? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। मुद्दा चल रहा है ना वक्फ बिल का, तो सरकार की सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट में कौन रख रहा है? तुषार मेहता साहब। क्योंकि क्या है वो इस समय हमारे देश के कॉम्पिटिटर वो महान्यायवादी है। तो ये हो गए महान्यायवादी। इसके बाद अन्य नियुक्ति क्या है? जो अपनी यूपीएससी है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। वित्त आयोग, इसका भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280। जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है मैं उनको लिखते चल रहा हूं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अन्य नियुक्तियां जो राष्ट्रपति साहब करते हैं, बस याद करना है। और जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति की कौन सी कार्यकारी शक्ति है, ये भी पूछा जा सकता है कि इस पद, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इस पदाधिकारी का, मान लीजिए बोल दिया राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दे दिया ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या भारत का मुख्य सचिव। उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसी तरीके से राजभाषा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन? प्रेसिडेंट। अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति कौन? पी, प्रेसिडेंट। एससी, एसटी, ओबीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन? पी, मींस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति कौन? प्रेसिडेंट साहब। हालांकि वो कोलेजियम उनके नामों पर रिकमेंडेशन करती है, देन प्रेसिडेंट साहब उनकी अपॉइंट करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। और इसी तरीके से जो अंतरराज्यीय परिषद होती है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कम्युनिकेशन या संघवाद या अच्छे से बेस्ट रिलेशन को डेवलपमेंट करने का कार्य करती है अंतरराज्यीय परिषद, उसका भी गठन कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति साहब। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके जो वाइस चांसलर होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करती है? कौन करता है या करती है? तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंत्रिमंडल 3 नामों का रिकमेंडेशन करता है कि इन तीनों में से प्रेसिडेंट साहब किसी को भी अपॉइंट कर दे। ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड है कि इन तीनों में से वो किसको वीसी मतलब वाइस चांसलर बनाएंगे। और यहाँ ये भी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि डियर प्रेसिडेंट, अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई न बने और अगर आप चाहते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति बने, तो प्रेसिडेंट साहब उस ए नाम के व्यक्ति को भी वाइस चांसलर अपॉइंट कर सकते हैं। जबकि इसके पहले 3 नाम आए हैं, 3 नामों से कोई मतलब नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाह ले तो किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कर सकते हैं? वीसी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि
प्रेसिडेंट साहब ऐसा रिस्क नहीं लेते। पार्टी के रहमो करम पर ही कोई प्रेसिडेंट रहता है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, किस पार्टी ने उनको बनाया? बीजेपी या एनडीए ने। तो एनडीए की बात को क्यों नहीं मानेंगी? मानेंगी भाई, मानना पड़ेगा। जरूरी है कि क्लेश ना उत्पन्न हो, कार्य भी हो जाए। अब ये थी कुछ, और अगली बार समझा देते हैं अनुच्छेद 53 को भी। इसी में अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। मीन्स जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो या तो स्वयं करेंगे या तो वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएंगे। जैसे नियुक्तियों का ही मामला है, तो राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियों में अपने हस्ताक्षर करते हैं, बाकी अथराइज कर देते हैं भारत के मुख्य सचिव को। भारत के मुख्य सचिव को, और भारत का मुख्य सचिव ऑन बिहाफ मीन्स राष्ट्रपति की उस पर, राष्ट्रपति के कहने पर वो क्या करते हैं? नियुक्तियां कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के इतना भारी भरकम देश है, इतने कार्य हैं, सारे काम प्रेसिडेंट साहब नहीं कर सकते, तो वो अपॉइंट कर देते हैं अपने अधीनस्थ। और अपने अधीनस्थ का मतलब हाई स्कूल पास नहीं, आईएएस ऑफिसर, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनता है। और सचिव जनरली वही बनते हैं, लेटरल एंट्री की बात अलग है, बाकी तो सब आईएएस अधिकारी हो सचिव बनते हैं या आईआरएस बनते हैं। तो ये मसला है राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की, वो समझते हैं न्यायिक शक्ति या फिर क्षमादान की शक्ति। और न्यायिक शक्ति में हम पहले एक शक्ति को समझ लेते हैं अनुच्छेद 143 के संदर्भ में, 134 के संदर्भ में। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अथराइज करता है कि किसी मामले पर, किसी सार्वजनिक मामले पर या किसी संवैधानिक मामले पर या विधियों के मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस पर सलाह दे भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा इस पर सलाह दी भी जा सकती है और सलाह देने से मना भी किया जा सकता है। मान लीजिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, तो ये जो सलाह है राष्ट्रपति को दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रेसिडेंट साहब के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो इस सलाह को मान भी सकते हैं और चाहे तो ना माने। तो ये हो गई एक शक्ति राष्ट्रपति की कि वो किसी भी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से वो राय मांग लेते हैं। और एक एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण बात को समझ लेते हैं इस संदर्भ में, 143 के संदर्भ में आपको पढ़ना भी है प्रस्तावना। एक एनेरी बेरुवाड़ी केस को समझ लेते हैं। और एनेरी बेरुवाड़ी केस में क्या था कि कुछ भूभाग को नेहरू सरकार ने बांग्लादेश को दे दिया था। तो खूब विवाद हुआ, उस विवाद को हम प्रस्तावना में समझेंगे, लेकिन यहाँ रेफरेंस लेते हैं केवल 143 को समझाने का। तो हमारे तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब ने राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या संसद किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि संसद किसी बड़े भूभाग को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती है, उसके लिए उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यदि सीमा का विवाद है, बाउंड्री का विवाद है या रास्ता का विवाद है, रास्ते के लिए कोई जमीन दी जा रही है, ली जा रही है, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब समझते हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उसमें क्षमादान। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि ये क्षमादान शक्ति आखिर जब हमारे यहाँ स्थापित प्रक्रिया है कि न्यायिक कार्य या कोई क्रिमिनल है, अभियुक्त है, उसको सजा देने के लिए हमारे यहाँ जुडिशरी का स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, कोर्ट मार्शल है, विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें क्वालिफाइड जजेस हैं, अच्छी योग्यता वाले जज हैं। तो फिर राष्ट्रपति को ये शक्ति क्यों दी गई? और राष्ट्रपति को शक्ति देने का मतलब हुआ मंत्रिमंडल को शक्ति दी गई, प्रधानमंत्री को शक्ति दी गई। फिर इसकी नीड क्या थी? तो नीड ये है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और उसके साथ ही यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि जो फैक्ट न्यायालय के सामने
प्रस्तुत किए गए हों, जरूरी नहीं है कि सारे फैक्ट सही ही हों, और न्यायालय तो उसी फैक्ट पर ही डिसीजन देगा जो विधि में लिखा हुआ है। लेकिन हमारी कार्यपालिका को ये लगता है कि जिस फैक्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने किसी व्यक्ति को सजा दिया है, वह फैक्ट गलत है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही थी, उसके मानवाधिकार का हनन हो रहा था, उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था, उसको बचाने के लिए यह पावर दी गई है। और कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जेलों में ऐसे भी कैदी बंद हैं जिन पर आज तक पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल किया है। बस प्रथम दृष्टया लगा पुलिस को कि अपराधी हो सकते हैं और जेलों में वो पड़े हैं। कई संस्थाओं ने, मानवाधिकार आयोग ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर भी कई मामलों में ऐसा पाया है। तो हो सकता है कि कुछ एरर की वजह से किसी व्यक्ति को बड़ी सजा मिल जा रही हो, तब क्या होगा? तब तो फिर लोकतंत्र तो गया। जहां लोकतंत्र क्या है, हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति के का महत्व है, मुंडे मुंडे मतारा भिन्ने। लोकतंत्र क्या है? तर्जे हुकूमत है, सबके विचारों का, सबकी बातों का ध्यान रखना है। तो इस वजह से हमारे देश के राष्ट्रपति साहब को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और इस क्षमादान की शक्ति में अगर राष्ट्रपति किसी अपराधी या अभियुक्त को क्षमादान कर दें तो उस व्यक्ति को पूर्णतः वो माफ हो सकता है। भले ही उसके लिए उसको मृत्यु दंड दी गई है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर सकते हैं। और इस पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो दोष लगाया गया है, उसको भी समाप्त कर सकते हैं। और वो व्यक्ति की हैसियत वही हो जाएगी जो ऐसे व्यक्ति की है जिसने कभी क्राइम किया ही नहीं है। तो ये शक्ति हो गई क्षमादान की। इसी में जो न्यायिक शक्ति है, उसमें दूसरी शक्ति जो प्रेसिडेंट साहब को दी गई है अपराधों के संदर्भ में, वह है लघुकरण की शक्ति। इसमें क्या होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है, स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, उसको क्या कर दिया जाएगा, कठोर कारावास में रूपांतरित कर दिया जाएगा। लघुकरण में क्या होगा, दंड के स्वरूप में, लघुकरण में क्या होगा, दंड के स्वरूप में, दंड के नेचर में, दंड के स्वरूप में परिवर्तन। लेकिन दंड खत्म नहीं हो रहा, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जा रहा है, नेचर में परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दी गई और राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमादान नहीं दिया, बल्कि उनको लघुकरण दे दिया। लघुकरण में क्या होगा, इस मृत्यु दंड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कठोर कारावास में या आजीवन कारावास में। तो जब राष्ट्रपति किसी अपराधी के संदर्भ में, किसी अभियुक्त के संदर्भ में लघुकरण न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसमें होता यह है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, पर दंड को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मृत्यु दंड मिला है तो उसको कठोर कारावास में राष्ट्रपति साहब तब्दील या बदल सकते हैं। दूसरी न्यायिक शक्तियों में जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली है वह है परिहार मीन्स रिमिशन की। इसमें है कि दंड की प्रकृति में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, दंड की अवधि में कमी कर दी जाएगी। क्या परिहार में क्या होगा, परिहार में क्या होगा, रिमिशन में दंड की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा। दंड की जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, होगा ये कि इसकी अवधि कम कर दी जाएगी। और अवधि का मतलब यहाँ पर अब मृत्यु दंड तो हो नहीं सकता, मृत्यु दंड तो तुरंत दी जाती है, उसमें कौन सी अवधि है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है, क्या कठोर कारावास दिया गया है। अब यह 10 वर्ष की सजा दी गई है या आजीवन कारावास दिया गया है, तो यहाँ क्या होगा, कठोर कारावास को तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन ये जो आजीवन कारावास है या 10 वर्ष की कड़ी सजा है, इस आजीवन कारावास को हो सकता है कि 10 साल के लिए कारावास हो जाए। और ये जो 10 वर्ष की सजा दी गई है, राष्ट्रपति साहब उसको 5 वर्ष कर सकते हैं। तो क्या हुआ, परिहार में ये हुआ
कि दंड की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दंड की जो अवधि है उसको कम कर दिया जाता है। अब अगली जो न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अपराधियों को या अभियुक्तों को न्यायिक क्षमा देने की जो प्रोविजंस है वह है विराम, रिस्पाइट। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों पर सजा पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। किसमें? विराम में। विराम में राष्ट्रपति जब इसको देते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसमें क्या होता है, सजा पर अस्थायी रोक, अस्थायी रोक। और इस अस्थायी रोक के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जिन वजह से इस पर रोक लगा दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, महिला गर्भावस्था में, या कोई व्यक्ति दिव्यांग है और दिव्यांग व्यक्ति को कठोर कारावास दे दिया जाए। दिव्यांग व्यक्ति खुद स्वयं से चल नहीं पा रहा है, भले चलकर अपराध कर दिया था, लेकिन अब आप ना अपराध करिए, तो क्या होगा कि विराम लगा दी जाएगी सजा पर। और गर्भावस्था का मतलब, जैसे राजीव गांधी के संदर्भ में, जिस महिला ने, राजीव गांधी के षड्यंत्र में एक महिला शामिल थी, वो महिला को सजा मिली, सजा के पहले वो प्रेग्नेंट हो गई। अब न्यायालय जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको तो सजा नहीं दिया, तो इसी आधार पर उसके सजा को कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया गया। और वो इतनी शातिर थी या इतनी समझदार टाइप की व्यक्ति थी कि उसको फिर ऐसे कानूनी लो एंड फॉल्स का फायदा लेते हुए वो बच भी गई। तो विराम में क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लगा सकते हैं। फिर इसी के साथ है प्रविलंबन की जो शक्ति है, वो प्रविलंबन क्या होती है? प्रविलंबन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने सजा दिया, लेकिन उस सजा पर राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगा दे। जैसे किसी को सजा मिली और वह जो व्यक्ति है वह दोबारा रिपिटिशन दायर करना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अपने केस का रिवीजन कर सकता है। लेकिन अगर निर्णय के बाद आपने उसको, न्यायालय ने फांसी दिया और जेलर ने उसको फांसी पे टांग दिया, तो क्या हुआ, जो उसका अधिकार था, एक तरीके से जो कानून की व्यवस्था है कि उसे रिपिटिशन दायर करने का जो हक है वो उसका खत्म हो गया। तो राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगा देते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपको समय दे देते हैं, आप क्या कीजिएगा, आप रिपिटिशन दायर कर लीजिएगा। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब इन राजीव गांधी जी की हत्या हुई, तो जो उसमें अभियुक्त थे, या इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, तो उसमें जो अभियुक्त थे जिनको सजा मिली थी, उनकी सजा पर प्रविलंबन लगा दिया गया था कि ताकि वो राष्ट्रपति साहब के सामने अपनी दया याचिका कर सकें या उसको कोर्ट में फिर से रीअपील कर सकें। तो ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं या क्षमादान की शक्तियां हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं जो इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट केस है केहर सिंह केस, केहर सिंह वाद। और केहर सिंह वे वही व्यक्ति हैं जिनका संबंध है इंदिरा गांधी की मृत्यु से। मीन्स केहर सिंह को पाया गया था कि इन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु में इनका रोल था और इनको सजाए मौत की सजा मिली थी, मौत की। और इन्होंने पिटीशन दायर किया, मतलब इनके सुपुत्र ने पिटीशन दायर किया, मर्सी पिटीशन दायर किया राष्ट्रपति साहब के पास कि हमारे पिताजी को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जजमेंट दिया है, मृत्युदंड दिया है, आप कृपया माफ कर दीजिए। तो राष्ट्रपति साहब ने इनकी पिटीशन को नहीं
सुना और वापस कर दिया, और फिर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो हमने जो न्याय दिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब चाहें तो माफ कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो मर्सी पिटीशन है, क्षमादान की शक्ति है, उस पर कुछ डायरेक्शन दिए और अपने निर्णय में कहा कि ये जो पिटीशन दायर होगी, मर्सी पिटीशन दायर होगी, वो मौखिक नहीं होगी, लिखित दायर करना पड़ेगा। लिखित राष्ट्रपति के पास आपको याचना करनी पड़ेगी। क्या? लिखित। और यह अधिकार के रूप में नहीं है कि आपका अधिकार है कि आपकी बात को राष्ट्रपति सुने ही। ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति सुनना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। दूसरा इसमें कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मर्सी पिटीशन होने देंगे राष्ट्रपति साहब, वो तार्किक होनी चाहिए, राजनैतिक नहीं होनी चाहिए कि राजनैतिक गुणाभाग के आधार पर कि हमारी पार्टी का व्यक्ति है या इसको मृत्युदंड से मुक्त कर देंगे तो हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। नो, रिजनेबल होना चाहिए, राजनीतिक गुणाभाग से नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्या? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो किसी व्यक्ति को यदि न्यायालय मृत्युदंड देता है और राष्ट्रपति उसे माफ कर देते हैं तो इसका असर न्यायालय के निर्णय पर नहीं होगा कि न्यायालय अपने निर्णय में क्षमा लिख देगा। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें उसको सजाए मौत दिया है तो उसके केस में सजाए मौत ही लिखी जाएगी, भले ही राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर दे, क्योंकि न्यायालय जो स्थापित व्यवस्था है उसके तहत जो उसका अपराध था उस अपराध की सजा मौत ही थी। तो सजा मौत के रूप में ही लिखी जाएगी केस में, भले प्रेसिडेंट साहब उसको माफ कर दें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो सजा जो मर्सी पिटीशन है, अगर राष्ट्रपति साहब के पास केवल एक बार ही दायर हो सकती है, बार बार दायर नहीं हो सकती। साहब अब की बार सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। नो, मर्सी पिटीशन आपको दायर करना है, एक बार होगी और ये लिखित होगी, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और ये तार्किक होनी चाहिए, राजनीतिक गुणाभाग के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अब एक और शक्ति राष्ट्रपति की समझ लेते हैं, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति का मतलब ये हुआ कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसके सर्वोच्च अधिकारी तो होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वो हमारे देश का कौन होता है? प्रेसिडेंट साहब है। और अगर किसी देश से युद्ध घोषणा करना है या युद्ध की समाप्ति करना है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। अब अगली एक पावर और समझ लेते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स या कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, विदेशी संबंधों में जो कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित। तो पहली बात तो ये है कि विदेशों से कोई संधि करना है, समझौता करना है, अमेरिका से कोई संधि समझौता करना है तो समझौता किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति साहब के नाम पर होगा। कोई ट्रीटी करना है बांग्लादेश से, किसके नाम पर होगी? प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के निर्णय से समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो किसके नाम पर होगा? प्रेसिडेंट साहब के नाम से। जैसे कॉस्मोस, जो अमेरिका के साथ कॉमकोसा एग्रीमेंट किया गया था, वो किया किसने? मोदी साहब ने, लेकिन नाम किसका हुआ? प्रेसिडेंट साहब का। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, संधि समझौते किए जाते हैं, वो किसके भी आप किसके नाम से माने जाएंगे? प्रेसिडेंट साहब के नाम से माने जाएंगे। उसके बाद अगर किसी देश में अपने देश का जो राजदूत है उसको भेजना है या नियुक्त करना है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब। कोई विदेश का राजदूत आया, जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में आया, हर देश के राजदूत भारत में है, तो ये इसके संबंध में जो शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति कौन है? प्रेसिडेंट साहब के पास। इसी तरीके से बहुत से डेलीगेशन आते रहते हैं विदेशी, उनके जो स्वागत की व्यवस्था है या उनका जो परिचय होना है, वो किसको परिचय देंगे कि भाई साहब हम अमेरिका के डेलीगेशन आए हैं भारत में राम मंदिर देखेंगे। कोई बात नहीं, डेलीगेशन है, आइए, प्रेसिडेंट साहब के पास आइए।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां जो हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब में निहित है। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी नए लेक्चर के साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।